चाचा चौधरी और साबू के बूट। एक दिन चाचा चौधरी बाजार गए। बूट हाउस। कहिए जनाब, मैंने जो आपको स्पेशल बूट बनाने का नाप दिया था, क्या वो तैयार है? बिल्कुल तैयार है चाचा जी। ये लीजिए, पर इतने बड़े जूते आप पहनाएंगे किसे? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अपने साबू को। और किसे? चल भाई साबू, जरा पहनकर दिखाइए जूते। साबू जूतों को पहनता है। बिल्कुल फिट और आरामदेह है चाचा जी। आओ चलो अब घर चलें। रास्ते में चाचा जी, वह लोग बजरी क्यों डाल रहे हैं? अरे सड़क जो बन रही है। तभी चाचा चौधरी की नजर एक रोते हुए आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सड़क मैंने आज तक पूरी करने का ठेका लिया था। कल सवेरे ही मंत्री जी की कार यहाँ से गुजरनी है। तारकोल बजरी तो गिर गए, पर इंजन खराब हो गया। मुझ पर जुर्माना होगा। चाचा चौधरी उस आदमी से कहते हैं, ये लो अठन्नी और जाकर चाय पियो। आधे घंटे बाद आना, सड़क तैयार मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। चलो भाई साबू, जरा इस एक फरलांग की सड़क पर चहलकदमी करके तो दिखाओ। मैं समझ गया चाचा जी, आपका क्या मतलब है। अभी लो। और साबू उस सड़क पर चलना शुरू कर देता है। वाह, बिल्कुल ठीक। जहाँ जहाँ तुम पाँव रखते हो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से बजरी प्रेस हो रही है। अब जरा मुड़कर इधर आओ, अभी काफी जगह छूटी रह गई है। साबू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा चाचा चौधरी ने उससे कहा। शाबाश, अब वापस उस सिरे तक जाओ, फिर इधर आओ। कुछ देर इसी तरह इधर उधर चहलकदमी करते रहो, तुम्हारे वजन से सड़क समतल हो जाएगी। साबू उस सड़क पर लगातार चलता है। कुछ देर के बाद, बस साबू, सड़क बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। अब तुम घर जाओ और चाची से कहो कि खाना तैयार रखे, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे के बाद वो आदमी वापस लौटता है। अरे चाचा जी, आपने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बनाई? हमारे पास अपना रोड रोलर है। चाचा चौधरी और गर्डर ट्रक पर। एक दिन शहर में। भटिंडा सिंह, क्या बात है, गुस्से में खड़े हो? रघु लोहे की गर्डर ट्रक द्वारा बम्बई भेजना चाहता था, परंतु अभी तक आया नहीं। मेरा तो समय हो गया, मैं चलता हूँ। तभी रघु गर्डर लेकर आ जाता है। ओह, भटिंडा सिंह गया। चाचा चौधरी और साबू उधर से गुजरते हैं। रघु, क्यों रो रहे हो? भटिंडा सिंह ट्रक लेकर चला गया। मेरी लोहे की गर्डर यहीं रह गई चाचा जी। तुम फिक्र ना करो, भटिंडा सिंह का ट्रक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। साबू तुम्हारी गर्डर ट्रक पर पहुंचा देगा। साबू गर्डर को हाथ में उठा लेता है। अभी पहुंचती है ये उस ट्रक में। उधर भटिंडा सिंह, रुको। क्यों बाबू, क्या बात है? ट्रक क्यों रुकवाया? कहाँ जा रहे हो? बम्बई। मुझे ये क्रॉकरी भी बम्बई भेजनी है। जल्दी ट्रक पर लाद लो, अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद सारी क्रॉकरी ट्रक पर लद जाती है। भटिंडा सिंह, सारी क्रॉकरी आ गई ट्रक में। इधर साबू गर्डर को उछाल देता है। रघु, ये गई तुम्हारी गर्डर, सीधी उस ट्रक पर पहुंचेगी। लोहे का गर्डर हवा में उड़ता हुआ जाता है। इधर वो आदमी, अब मैं ये फाटक बंद करता हूँ। तभी हवा में उड़ती हुई गर्डर सीधा आकर उसके सामान पर गिर जाती है।
और उसकी क्रॉकरी चूर चूर होकर सड़क पर बिखर जाती है। हाय मेरी क्रॉकरी। चाचा चौधरी और शाका। एक दिन आए। बोने, मुझे सलाम कर। आपकी तारीफ। मैं शाका समुद्र के नीचे बसे पाताल लोक से आया हूँ। मैं इस पृथ्वी पर हुकूमत करने आया हूँ। बड़े भाई शाका, तुम पृथ्वी पर हुकूमत तभी कायम कर सकते हो जब दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले आदमी चाचा चौधरी को मार गिराओ। और शाका उस आदमी के साथ चल देता है। चाचा चौधरी कौन है वह? देखने में एक मामूली आदमी, पर एटम बम भी उसके सामने फटने से इनकार कर देता है। कुछ दूरी पर उन्हें चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। शाका, वह रहा चाचा चौधरी। होशियार। वह चूहा। शाका अपने कुल्हाड़े को हाथ में उठाए चाचा चौधरी को घेर लेता है। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर शाका कुल्हाड़े का वार चाचा चौधरी पर कर देता है, जिससे चाचा चौधरी बच जाते हैं और एक तरफ दौड़ लगा देते हैं। शाका भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। हो 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 हो। शाका, होशियार, इसके भागने में भी कोई चाल हो सकती है। चाचा चौधरी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। यहाँ उसका सामना करना ठीक रहेगा। तभी शाका भी वहां आ पहुंचता है। भागकर कहाँ जाओगे? आखिर थक कर खड़े हो गए। शाका की कुल्हाड़ी का एक जबरदस्त वार और पेड़ दो टुकड़ों में कट जाता है। कटे हुए पेड़ की डाली में लगा मधुमक्खी का छत्ता सीधा शाका के सर पर आ गिरता है और वो मधुमक्खियां शाका पर टूट पड़ती हैं। बचाओ! और शाका वहां से दौड़ लगा देता है। मर गया। चाचा चौधरी और बहुमूल्य नेकलेस। शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान, छक ज्वेलर्स। सेठ जी, मुझे अपनी बीवी के लिए एक नेकलेस चाहिए, कृपया अंदर तशरीफ लाइए। सेठ उसे कई किस्म के नेकलेस दिखाता है। देखिए, एक से एक बढ़िया डिजाइन, सब खालिस सोने के हैं। वो आदमी अपने हाथ में एक नेकलेस उठाकर देखता है। मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं, सारे पुराने फैशन के हैं। ये बोलकर वो आदमी दुकान से निकल जाता है। कुछ देर के बाद, सेठ जी, नेकलेस दिखाइए। ये देखिए, अभी बाहर ही रखे हैं, सब खालिस सोने के हैं। वो महिला एक नेकलेस को उठाकर हाथ में देखती है। तुम इसे सोने का कहते हो? साफ पीतल नजर आ रहा है। पीतल? अरे, मैं लुट गया। चाचा चौधरी उस ज्वेलर्स की दुकान के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके कान में एक आवाज पड़ती है। हाय, मैं लुट गया। अरे, ये कौन रो रहा है? चाचा जी, एक बड़ा चोगा पहने आदमी आया। वो मेरा सोने का नेकलेस ले गया और उसकी जगह पीतल का रख गया। चाचा चौधरी तुरंत वहां से दौड़ लगाते हैं। आओ मेरे साथ, वो यहीं कहीं दूसरों को भी ठग रहा होगा। हम अभी नेकलेस निकलवा लेंगे। थोड़ी दूरी पर वह रहा, वो चोगे वाला ठग। चुप रहो, कहीं वो हमें देखते ही भाग न जाए। चाचा चौधरी रॉकेट को इशारा करते हैं। रॉकेट, जाओ, उस चोगे वाले आदमी ने हमारा नेकलेस चुराया है, उससे वो जेवर निकलवाओ। रॉकेट दौड़ता हुआ चोगे वाले की तरफ जाता है। इधर वो चोगे वाला
मुझे ये नेकलेस पसंद नहीं, पुराने फैशन का है। बोलते बोलते अचानक वो चोगे वाला ठिठक जाता है। ओह, मेरे चोगे के अंदर क्या घुस गया? ओह ओह, चोगे के अंदर वो मुझे काटे जा रहा है। ओह, चोगा उतार कर फेंक दो। जैसे ही वो आदमी अपना चोगा उतारता है तो रॉकेट और 2 हार उसके अंदर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। सेठ जी, ये रहा आपका सोने का असली नेकलेस। अरे, वो दूसरा नेकलेस तो मेरा है। भागो! तभी साबू उस चोगे वाले को सामने से घेर लेता है। हैं? अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। चाचा चौधरी और अनोखा टापू। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। साबू, आओ आज समुद्र में नहाएं। समुद्र के अंदर चाचा चौधरी और साबू तैरने लगे। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर चाहे नहाओ, यहाँ शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है साबू। कहीं दूर एक दूसरे देश में, तमंचू, तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाला जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ। पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाना। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया चीफ। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे नीचे उड़ना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोह ले ली। सावधान सावधान, एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। सावधान सावधान। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाके जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए। पर कलाबाजी खाने से पहले ही भारतीय विमानों के फायर से तमंचू के जहाज में आग लग जाती है। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, पैराशूट। तमंचू पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, पैराशूट भी हवा में खुलता नहीं। मर गए, वो भी नहीं खुला और तमंचू हवा में से सीधा समुद्र में आके गिरता है। ओह! तमंचू समुद्र में तैरने लगता है। चलो, गनीमत हुई कि पास ही में एक टापू है, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तमंचू तैरकर उस टापू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो टापू पानी में से बाहर निकलता है। साबू, अरे मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह! साबू तमंचू को हाथ में पकड़ लेता है। साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। जरूर इंस्पेक्टर साहब। हा, 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 हा। चाचा चौधरी और वह पैकेट। एक दिन जब चाचा चौधरी सड़क से जा रहे होते हैं तो लपड़, हाँ फक्कड़, चाचा चौधरी कुछ लिए चला आ रहा है। हाँ, एक खूबसूरत सा पैकेट उसके हाथ में है। थोड़ी देर पहले मैंने चाचा चौधरी को बंदूकों और कारतूसों की दुकान पर देखा था। हाँ, चाचा चौधरी काफी मारधाड़ करता रहता है। पैकेट में कारतूस ही होंगे। अगर हम चाचा चौधरी से ये पैकेट हथिया ले तो सारे कारतूस डाकू गोबर सिंह अच्छे दामों में खरीद सकता है। ऐसा कहकर फक्कड़ वहां से चल दिया। लपड़, मैं अभी आया। फक्कड़ और चाचा चौधरी। चाचा जी, भारतीय उपग्रह भास्कर 2 आपने अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखा है क्या? फक्कड़, इतनी दूर जाता हुआ उपग्रह कोई देख सकता है भला? ये दूरबीन जो है, अपना पैकेट मुझे पकड़ाओ और आराम से भास्कर 2 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखो। चाचा चौधरी उसके हाथ से दूरबीन लेकर पैकेट उसको पकड़ा देते हैं। कहाँ? फक्कड़,
मुझे तो कोई उपग्रह दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ते कुछ कौवे जरूर मंडरा रहे हैं। चाचा जी, जरा पश्चिम की तरफ देखो। चाचा चौधरी पश्चिम दिशा में घूमते हैं। पश्चिम की तरफ भी आसमान खाली है। कोई जवाब न पाकर चाचा चौधरी पीछे मुड़कर देखते हैं। फक्कड़, अरे कहाँ गया वह? इधर फक्कड़ और लप्पड़। लप्पड़, लो मार लाया ये कारतूसों का पैकेट। वो दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। आओ अब गोबर सिंह के पास चले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। गोबर सिंह, सरदार कारतूस लाए हैं। शाबाश, इस समय मुझे इनकी सख्त जरूरत थी। बंदूक में एक भी नहीं है। पैकेट खोलने पर, मेरे साथ मजाक? कहाँ है कारतूस? इसमें तो गेंदें भरी हुई है। डाकू गोबर सिंह गुस्से में आकर पैकेट में एक लात जमा देता है। ले जाओ इन्हें, मैं कोई बच्चा हूँ जो गेंदों के साथ खेलूंगा। उस पैकेट में भरी हुई सारी गेंदें जमीन पर गिरकर फटने लगती हैं और सारे वातावरण में धुआं ही धुआं हो जाता है। चाचा चौधरी, उसमें गेंदे नहीं, अश्रु गैस के गोले थे। हैं? चाचा चौधरी और रल्टन पलटन। एक दिन चाचा चौधरी साबू और रॉकेट। साबू, आओ आज तुम्हें म्यूजियम ले चलें। म्यूजियम में क्या होता है चाचा जी? राजे महाराजों की पुरानी ऐतिहासिक चीजें वहां होती हैं। म्यूजियम पहुंचने पर, यह काफी बड़ी इमारत है। हाँ, पहले ये किसी राजे का महल था। म्यूजियम के पीछे, रल्टन क्यों ना आज इस म्यूजियम में चोरी करें? परंतु पलटन, इसकी दीवार फाड़ना बड़ी मुश्किल है। पलटन अपनी जेब से एक कंगूरा निकालता है। दीवार फाड़ने में यह हमारी मदद करेगा। वह कंगूरे को दीवार की ओर उछाल देता है। देखो, मैंने रस्सी दीवार के ऊपर फेंक दी। कंगूरे का कुंडा दीवार में जाकर अटक जाता है। वो कुंडा दीवार के कंगूरे में अटक गया है। अब रस्सी को पकड़कर चले आओ। और वो दोनों रस्सी के जरिए म्यूजियम की छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर पहुंचकर म्यूजियम के अंदर जाने की सीढ़ियां। छत से नीचे म्यूजियम में जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। म्यूजियम के अंदर, और देखो, म्यूजियम में रखे राजे महाराजाओं के सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात। ये सारा खजाना अपना है। साथ के कमरे में, डायरेक्टर साहब, मैं साबू को म्यूजियम दिखाने लाया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए साबू। हमें इस दीवार में रोशनदान निकालना है। जरा दीवार में एक बड़ा छेद कर देना। ये सुनते ही साबू अपना मुक्का दीवार की ओर तान देता है। अभी लो। साबू का एक शक्तिशाली घुसा और दीवार में छेद हो जाता है। दीवार से निकली ईंटें दूसरी तरफ चोरी कर रहे रल्टन पलटन के सर पर गिरती है। ओह, मर गए। हाय! उनके चिल्लाने की आवाज चाचा चौधरी और साबू तक भी पहुंचती है। हाय, मर गए। साथ वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। आओ देखें। और वो लोग साथ वाले कमरे की ओर दौड़ लगा देते हैं। साथ वाला कमरा। अरे, ये तो रल्टन पलटन नामी चोर हैं। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चाचा चौधरी और नए साल का प्रण। नए साल पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। साबू, तुम्हें भी। साबू, इस साल नए साल के उपलक्ष्य में हम कुछ प्रण करें ताकि वर्ष भर अच्छे काम ही करते रहें। हम प्रण करते हैं कि हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। तभी चाची उनकी आवाज सुनकर बाहर निकलती हैं। अरे, तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है। कभी मेरी भी मदद की है? भगवान,
तुम हुक्म करो। मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, पीछे से तुम रसोई में सब्जी बनाकर रखना। हैं? और साबू तुम जाकर रेत लेकर आओ, मकान की मरम्मत के लिए चाहिए। इतना कहकर चाची वहां से चली जाती है। चाची के जाते ही मैं चला सब्जी पकाने। और मैं रेत लेने। किचन में चाचा चौधरी। चौधरी, एक काम बचा था बावर्चीगिरी का, वो भी आज तुमने कर लिया। तभी चाचा चौधरी को कुछ याद आता है। अरे, इस समय तो टीवी पर क्रिकेट टेस्ट आ रहा होगा। जब तक सब्जी बनती है क्यों ना टीवी देखा जाए। और चाचा चौधरी टीवी खोलकर क्रिकेट टेस्ट देखने के लिए बैठ जाते हैं। गावस्कर ने ड्राइव किया, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। 3 घंटे बाद जब चाची वापस आती है। क्या सब्जी बन गई? सब्जी? किचन में हैं? चारों तरफ काला धुआं होता है। सारी सब्जी जल गई, सत्यानाश। तभी साबू वहां आ जाता है। चाची, मैं रेत ले आया, कहाँ डालूं? मेरे सर पर। हैं? और बेचारा साबू सारी रेत चाची के ऊपर डाल देता है। ओह! चाचा चौधरी, रॉकेट, उस रेत के नीचे तुम्हारी चाची दबी है। जब मैं और साबू चले जाएं तो उसे निकाल देना। उनके जाते ही रॉकेट चाची को रेत में से निकालने लगता है। एक बार घर वापस आ जाए बस। चाचा चौधरी और चिंग फू। डाकू गोबर सिंह का जापानी दोस्त चिंग फू। गोबर सिंह, तुम परेशान दिखता। चाचा चौधरी और साबू ने नाक में दम कर रखा है। तुम उनको पकड़कर इधर क्यों नहीं लाता? अरे चिंगफू, उनको पकड़कर लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। तुम्हारा तरीका गलत। अगर तुम चाची को पकड़ कर लाता हैं? तो चाचा चौधरी और साबू अपने आप इधर आता। अरे वाह चिंगफू, तुम जापानियों का दिमाग सचमुच बड़ा तेज होता है। गोबर सिंह, तुम यहीं ठहरता, हम उन दोनों को लाकर तुम्हारे कदमों में डालता। इतना कहकर चिंगफू वहां से चल देता है। कुछ दूरी पर चाची। अच्छा बहन, अब मैं घर चलती हूँ। तुम्हारे चाचा और साबू घर आते होंगे, उनके लिए खाना पकाना है। इतना कहकर चाची अपने घर की तरफ चल देती है। यकायक चिंगफू उनको घेर लेता है। ठहरो, तुम हमारा कैदी। एक भी कदम आगे बढ़ा तो हम शूट कर देता। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या देख रहे हो? दूर कोई आदमी एक महिला पर बंदूक ताने खड़ा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाचा जी। वो दौड़कर घटना स्थल की तरफ आते हैं। अरे, ये तो चाची है। आओ साबू, तुमको और चाचा चौधरी को गोबर सिंह के पास अभी चलने को मांगता, नहीं तो। साबू को गुस्सा आ जाता है। छछुंदर, मैं तुझे कुचल दूंगा। साबू, उधर तुमने गड़बड़ किया, इधर हमने चाची का खोपड़ा उड़ाया। तभी रॉकेट एक उछाल भरता है और चिंगफू की कलाई अपने मुंह में दबा लेता है। ओह! साबू चिंगफू को उठा लेता है अब बोलो चिंगफू। और उसे आसमान में जोर से उछाल देता है। डाकू गोबर सिंह। चिंगफू, तू तो खुद ही बैरंग लिफाफे की तरह वापस चला आया। चाचा चौधरी और भेड़िया और शेर। एक दिन सुबह सुबह। साबू, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे जिसमें जंग लग गया था, सोचा 300-400 किलोमीटर की दौड़ लगाऊं। और साबू वहां से चला जाता है। चाचा चौधरी, चलो मैं भी देखूं मुझे आज क्या करना है। कल मैंने जो 2 भैंसें बेची थी उसके ये 20,000 रुपए।
आज इनको बैंक में जमा करवाना है। बाहर झगड़ू ठग। मुझे भी पता है कि कल चाचा चौधरी को 20,000 रुपए मिले थे और इस समय चाचा चौधरी घर में अकेला है। मैं ये भेड़िए की खाल पहनकर मकान के अंदर जाता हूँ। चाचा चौधरी मुझे भेड़िया समझकर डर जाएगा और भाग खड़ा होगा। पीछे से मैं सारी रकम लेकर चंपत हो जाऊंगा। झगड़ू भेड़िए का मुखौटा मुंह पर पहनता है। कुछ दिन अपने आराम से कट जाएंगे। झगड़ू भेड़िए के रूप में घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर से एक आवाज आती है, ओह बचाओ! और झगड़ू दौड़ता हुआ बाहर आता है। बचाओ! पर शेर उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। आखिरकार झगड़ू हार मान लेता है और अपना मुखौटा उतार देता है। शेर जी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ। मैं असली भेड़िया नहीं, नकली हूँ। शेर भी अपना मुखौटा उतार देता है। जाओ, माफ किया है। चाचा चौधरी और भीखू चीखू। पब्लिक कैरियर, गैंडा सिंह ड्राइवर। अरे भाई गैंडा सिंह, क्यों रो रहे हो? चाचा जी, मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है। ये लकड़ी मैंने आज लखड़दीन टिम्बर मर्चेंट के यहाँ पहुँचानी थी। अगर ना पहुँचाई तो उसका भारी नुकसान होगा। मेरी मजदूरी जाएगी। फिक्र ना करो, साबू लकड़ी वहां पहुंचा देगा। भीखू और चीखू। भीखो, मैंने सड़क पर कील बिखरा दिए थे, इससे गैंडा सिंह का टायर पंचर हो गया। क्या फायदा, वो लकड़ी अब साबू पहुंचा रहा है। उसका भी इलाज है मेरे पास। सड़क पर केले के छिलके फेंक दो, साबू फिसल कर गिर जाएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। वाह, जल्दी आओ। और वो दोनों सड़क पर केले के छिलके फैलाने लगते हैं। लो, सारे छिलके बिखेर दिए। केले में एक खासियत है, फल से पेट भरो, छिलकों से दूसरों को गिराओ। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। वह आंखें मूंदे बेफिक्री से चला आ रहा है। अचानक साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल गया। ओह! भीखू और चीखू लकड़ियों के ढेर के नीचे दब गए। हाय! साबू, कमबख्तो, अगर मुझे ये लकड़ी टिम्बर मर्चेंट के यहाँ ना पहुँचानी होती तो मैं तुम्हें यही दबा रहने देता। लेकिन मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना है। इतना कहकर साबू लकड़ियां लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। लखड़दीन टिम्बर मर्चेंट। लो, हमारी लकड़ी आ गई। इधर भीखू और चीखू अस्पताल में। चीखू, अब घर चले। क्या फायदा, अब तो हमारी बीवियां भी हमें नहीं पहचानेंगी। हैं? चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर, चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेलें। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू, देखो कितनी अजीब बात है, जहां जहां वह फुटबॉल गिरी वहां वहां गहरे गड्ढे हो गए हैं।
तभी उस गेंद में से आवाज आती है। बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ, मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, एफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था। चाचा चौधरी और लंपट और चौपट। एक बार चाचा चौधरी दीपू और टिंकी पिकनिक पर गए। बच्चों, यहीं रहना, मैं पास की नदी से एक बाल्टी पानी ले आऊं। तभी उधर से लंपट और चौपट निकले। बच्चों को अकेले देखकर उन्हें शरारत सूझी। चौपट, क्यों ना इन बच्चों को डराएं? बड़ा मजा आएगा यार। हाँ ठीक है, मैं भेड़िए की आवाज बनाता हूँ जिसे सुनकर वो समझेंगे कि सचमुच भेड़िया आ गया। बहुत अच्छे। टिंकी और दीपू। ओह, ये क्या? भेड़िए की आवाज लगती है। लगता है वो हमें अकेला देखकर खाने आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे तो डर लग रहा है। दोनों बच्चों को रोता देख लंपट और चौपट झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। ओह, डर गए? अरे भेड़िया वेड़िया कोई नहीं था, ये आवाजें तो हम लगा रहे थे। अरे ये तो लंपट और चौपट है, मैं तुम्हें समझ लूंगा। थोड़ी देर बाद चाचा चौधरी लौट आते हैं। बच्चों, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? लंपट और चौपट ने हमें डराया था चाचा जी। वो कमबख्त बच्चों को डराने यहाँ भी आ गए। ठीक है, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये लो दीपू, मैंने बेचने के लिए ये मिट्टी का चेहरा बनाया था, पर अब इसे तुम ले लो और उन दोनों को डराओ। टिंकी, तुम ये हाथी का चेहरा ले लो। दोनों बच्चे मुखौटे लेकर लंपट और चौपट के पीछे चल देते हैं। टिंकी, जल्दी आओ, वे दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर लंपट और चौपट। हे, अरे भाई चौपट, तुमने भेड़िए की आवाज इतनी अच्छी निकाली कि दोनों बच्चों के होश उड़ गए। मजा आ गया। पर तभी वहां शेर की आवाज गूंज उठी। अरे ये क्या? लगता है शेर। और झाड़ियों में लंपट और चौपट को शेर दिखाई दिया। बाप रे, मर गए। दोनों ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। जान बचानी है तो सिर पर पैर रखकर भागो लंपट भाई। पर दूसरी ओर से उन्हें हाथी ने घेर लिया। ओह, किधर जाएं? इधर तो ये जंगली हाथी है। लंपट और चौपट डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं।
चाचा जी हमें बचाओ, शेर और हाथी हमें खाना चाहते हैं। कहाँ शेर कहाँ हाथी, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी झाड़ियों में से दोनों बच्चे बाहर निकल आते हैं। अरे वह तो ये बच्चे हैं, अब कभी किसी बच्चे को ना डराना, समझे। लंपट और चौपट वहां से मुंह लटका कर चल देते हैं। चाचा चौधरी और बिजली का करंट। डाकू झज्जर सिंह ने एक योजना बनाई। सरदार ये क्या है? चाचा चौधरी ने मेरे भाई गब्बर सिंह को जेल भिजवाया था, इसलिए साबू को मारकर उसका बदला लेना है। ये लोहे का पुतला पीछे से एक बिजली के तार से कनेक्ट है। डाकू झज्जर सिंह घर के अंदर चल देता है। अब अंदर आओ मेरे साथ। वह तार अंदर से बिजली के फ्यूज और मीटर से कनेक्ट है, यानी उस लोहे के पुतले में बिजली का करंट है। साबू उसे हाथ लगाते ही मर जाएगा। थोड़ी दूरी पर। चाचा जी, आप सारा दिन अखबार चाटते रहते हैं, इसका क्या फायदा? साबू इसके बहुत से फायदे हैं। अखबार से ही हमें पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रूसी नेता ब्रेजनेव को क्या धमकी दी, या गावस्कर ने कितने रन बनाए, या नगर का मौसम कैसा रहेगा। डाकू झज्जर सिंह। अरे साबू इधर आना। क्या बात है झज्जर सिंह? ये लोहे का पुतला बहुत भारी है, जरा उठाकर नीचे रख देना। अभी लो। साबू उस लोहे के पुतले की तरफ बढ़ जाता है। साबू ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। अरे भाई वो पुतला भारी है, पहले साबू को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसमें कुछ दम आएगा, फिर वह उसे उठाएगा, समझे? समझ गया। डाकू झज्जर सिंह तुरंत खाने पीने का सामान ले आया। लो भाई साबू, तोंदू हलवाई से ये लड्डू लाया हूँ। साबू सारे लड्डू चट कर जाता है। वाह, खालिस घी के लगते हैं। अब उसे थोड़ा पानी पिलाओ। साबू पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद साबू अब उस पुतले को उठाकर नीचे रख दो। सबकी निगाहें उत्सुकता से साबू की ओर लग गई। साबू ने एक झटके से उस पुतले को उठा लिया। अरे साबू मरा नहीं, उस पुतले में बिजली का करंट था, क्योंकि इस सारे मोहल्ले की बिजली चली गई है। कौन से मोहल्ले में कब बिजली जाएगी, ये भी अखबार में लिखा रहता है। हाय मेरे लड्डू। चाचा चौधरी और बिन बादल बरसात। जादूगर पाशा। लो भाई संभालो अपनी जादू की छड़ी, इसने तो बड़ा गजब ढा दिया था। क्यों, क्या हुआ? साबू को बौना बनने का शौक चढ़ रहा और टिंगू मास्टर को लंबा बनने का। बना तो दिया, पर पूछो मत क्या मुसीबत आई। शुक्र मनाओ उन्होंने कीड़े मकोड़े बनने की इच्छा नहीं की, नहीं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता। मैं इसे ले जाता हूँ। कुछ दूरी पर दो ठग। अरे ढक्कन, वो सेठ आ रहा है, मैं उसे फांसता हूँ। जैसा कहा है वैसा ही तू करना, समझे? अरे अपने घर लौट जाओ सेठ, बड़े जोर की आंधी आने वाली है। आसमान तो साफ है, आंधी के तो कोई आसार नहीं। शर्त लगाते हो? अगर आंधी 1 मिनट में ना आई तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा, नहीं तो तुम मुझे सिर्फ 1000 दे देना। मंजूर है। सेठ ने शर्त लगा ली, लेकिन तभी वहां जोर की आंधी चलने लगी। ओह आंधी, बचाओ, मैं उड़ जाऊंगा। जमीन पर लेट जाओ। आंधी रुकने पर। अरे भाई उड़ जाओ, आंधी खत्म हो गई है। अफसोस कि तुम्हारी टोपी उड़ गई।
लाओ 1000 रुपया और अपने घर का रास्ता नापो। सेठ हारने पर 1000 रुपए उस ठग को दे देता है। टीले के पीछे। वाह, तुम्हारी आंधी ने तो कमाल कर दिया। इन हाई पावर पंखों का कनेक्शन मैंने पोल से कर दिया था। हाँ? उधर सेठ चाचा चौधरी के पास पहुंचा। आसमान बिल्कुल साफ था, आंधी के कोई आसार नहीं थे। जरूर उन ठगों की ये कोई चाल थी चाचा जी। तुम अब जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करो। वह सेठ लौटकर उसी जगह आ जाता है। अरे, अभी तक यहीं खड़े हो? बारिश आने वाली है, जल्दी से घर भाग जाओ। बेवकूफ बनाते हो, बादलों का तो कहीं नामो निशान नहीं। लग गई शर्त, बारिश आ गई तो तुम 1000 देना, ना आई तो मैं 2000 दूंगा। मंजूर। उसी समय अचानक बारिश हो जाती है। ओह, ये क्या? मैं प्लास्टिक का थैला साथ लाया हूँ, जल्दी से 1000 रुपए डाल दो। बारिश रुकने पर। बिना बादलों के बरसात कभी देखी ना सुनी, ये आखिर आई कैसे? मेरे तो 1000 रुपए आ गए। बारिश का राज चाचा चौधरी से सुनो। हैरान होने की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारी आंधी नकली थी वैसे हमारी बारिश। तभी साबू हाथ में बड़ा सा कैन लिए पहाड़ी के पीछे से बाहर निकलता है।